अगर हीट आपके पास ट्रेवल करती है आफ्टर द कंडक्शन, वी हैव द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन इज रियली नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। कन्वेक्शन हमारे पास दो वजह से होता है, हमारे पास यहाँ पर ये दो वजह से होता है। एक बच्चा हमारे पास अनइवन हीटिंग ऑफ द फ्लूइड्स, अनइवन हीटिंग ऑफ द फ्लूइड्स, यानी कि हमारे पास जो पानी या हवा है उसको एक तरफ से ज्यादा गर्म कर दिया जाए और दूसरी तरफ से हम उसको आपके पास कम गर्म करो या गर्म करो ही ना, तो इससे उनकी डेंसिटीज पे फर्क पड़ता है। और जब उनकी डेंसिटीज पे फर्क पड़ता है तो हमारे पास वो लिक्विड सर्कुलेट करना शुरू करते हैं, लिक्विड के कुछ पार्ट्स गर्म होकर रेयरर होकर ऊपर उठ जाते हैं और जो कोल्डर पार्ट है, जो कोल्डर रीजन के लिक्विड या हवा के गैसेस के पार्ट्स हैं, वो नीचे की तरफ को आ जाते हैं और हम इसको कन्वेक्शन या कन्वेक्शन करंट भी कई बार बोल देते हैं। और दूसरा हमारे पास इसका रीजन आपके पास क्या होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की वजह से ही तो मॉलिक्यूल्स नीचे या फिर बच्चे ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो ऊपर जाएंगे। तो कन्वेक्शन के लिए ये दो चीजें हमारे पास जो है आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे पास कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर हमने आपके पास हीटिंग के लिए एक डिवाइस को लगा दिया, हमने इसके नीचे इसकी हीटिंग के लिए आपके पास एक डिवाइस को लगा दिया और ये हीट होना शुरू हो गया, या हमारे पास यहाँ पर हीट होना शुरू हो गया। तो हमारे पास नीचे वाला जो रीजन है, आप बताओ वो हॉट हो जाएगा कि कोल्ड हो जाएगा, हॉट, और ऊपर वाला रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो हॉटर पार्ट है वो गर्म और हल्का होकर आपके पास यहां से ऊपर की तरफ को चला जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ को चला जाएगा, और जो कोल्डर पार्ट है वो उसकी जगह को लेने के लिए कहाँ की तरफ को आ जाएगा, नीचे की तरफ को, या हमारे पास नीचे की तरफ को आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो मूवमेंट होती है आप उसको कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द कन्वेक्शनल करंट। आपके पास अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की कन्वेक्शंस आपके पास हो जाती हैं। एक कन्वेक्शन जिसको हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, इट इज नोन एज टू बी द नेचुरल कन्वेक्शन, कि आपने नेचुरली किसी हवा को या फिर किसी के पानी को आपने गर्म किया और वो नेचुरली तौर के ऊपर गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है, फिर गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आ जाता है। और दूसरा हमारे पास फोर्स्ड क्या ये फोर्स्ड हमने कभी देखा है? बिल्कुल बच्चे, हमारे घरों के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन करता है, वो फोर्स्ड कन्वेक्शन करता है, यानी कि वो फोर्सफुली नीचे की हवा को ऊपर रेस करवाता है और ऊपर वाली हवा को नीचे लेके जाता है। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर जो ब्लोअर होता है, गर्मियों के अंदर हम जो है ब्लोअर फैन को यूज करते हैं, ये भी यही काम करता है। ये भी हमारे पास एक तरफ के अंदर की हवा को धकेलता है और दूसरी हवा को अपनी तरफ को खींचता है, ताकि वो हवा गर्म होके दूर जा सके और ठंडी हवा उसके पास आ सके। तो ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स्ड कन्वेक्शन है। आपके पास यहाँ पर कन्वेक्शन, हमारे पास कन्वेक्शन करंट क्या आपके पास अगर देखा जाए तो डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स आपके पास क्या है, डे टू डे लाइफ आपके पास एग्जांपल्स क्या है। हालांकि ये आपको स्कूल में पूछा नहीं जाएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या ये कंपटीशन के अंदर आएगा? कई किताबें इसके क्वेश्चंस अपने करिकुलम के अंदर डाल देते हैं, बट रियली ये आपको कहीं पर पूछा नहीं जाएगा। कन्वेक्शन हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसकी। जैसे हमारे पास हमारे लिए आ जाती है मानसून विंड्स, हमारे पास यहाँ पर मानसून विंड्स जो होती है, मानसून विंड्स वो हमारे पास कैसे तैयार होती है? कन्वेक्शन से। बताते हैं कैसे बच्चे।
हमारे पास अगर देखा जाए तो अगर हम इंडिया के लोअर पार्ट, साउथ इंडिया के पार्ट की बात करें तो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन ओशन है। हमारे पास यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर वाटर है, ये भी हमारे पास वाटर है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वाटर है। अब बताओ, जब गर्मियों के दिन होते हैं तो लैंड जल्दी गर्म होगा कि वाटर जल्दी गर्म होगा? तो हमारे पास जो लैंड होगा यहाँ पर आपके पास इट विल बी, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सट्रीमली आपके पास हॉट हो जाता है, ये एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। तो लैंड के ऊपर से, ये देखिए, ये जो हमारे पास लैंड है, इस लैंड के ऊपर से हवा गर्म होकर कहां की तरफ को उठ जाएगी बच्चे, आपके पास ऊपर की तरफ को। ये हमारे पास जमीन के ऊपर से आपके पास हवा जो होती है ये गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो जो हमारे पास समुंदर के पास की हवा जिसमें मॉइस्चर है, ये इस हवा को रिप्लेस करने के लिए इस लैंड की तरफ को ट्रेवल करेगी। ये हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और यह हवा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या कर जाती है, आपके पास एंटर कर जाती है। यह हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपके पास क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। और हमारे पास बच्चे यहाँ पर ये मानसून लैडन, ये हमारे पास जो हवा होती है जब जाकर पहाड़ों से टकराती है तो उसके बाद बच्चे हमारे यहाँ पर बारिश होती है। और इसी को बच्चे हम यहाँ पर मानसून विंड की फॉर्मेशन ये इंडिया में ट्रेवल ही इस वजह से कर पाती है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन मोड ऑफ द आपके पास हीट ट्रांसफर। आई बात समझ में कुछ? आई बात समझ में कुछ? ये हमारे पास मानसून विंड्स का केस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रेड विंड्स। हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाती है, ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स हमारे पास कैसे तैयार होती है, हमारे पास देखा जाता है तो हमारा जो अर्थ है, तो अर्थ के अंदर इक्वेटर बल्ज आउट है। देखिएगा, ये हमारे पास अर्थ है और इक्वेटर बल्ज आउट है, ये बाहर की तरफ को निकला हुआ है। ये हमारे पास पोल है, नीचे भी हमारे पास यहाँ पर पोल है और इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, इक्वेटर आ जाती है। ये हमारे पास इक्वेटर, और हमारे पास यहाँ पर इक्वेटर गर्मियों के अंदर हमारे पास ज्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ से हवा आपके पास क्या हो जाती है, गर्म होकर ऊपर की तरफ को उठ जाती है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो इस हवा को रिप्लेस करने के लिए अब क्या होगा बताओ बच्चे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हवा यहाँ की तरफ को चलेगी, कहाँ की तरफ को, इक्वेटर पे। लेकिन क्योंकि हमारे पास हमारी अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये हमारे पास वेस्ट से कहाँ की तरफ को रोटेट करती है, आपके पास यहाँ पर ईस्ट की तरफ को रोटेट करती है। इस वजह से नॉर्थ पोल से जो हवा चलती है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में चली जाती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और जो साउथ पोल से हमारे पास हवा चलती है वो कहाँ की तरफ को चली जाती है, साउथ वेस्ट की तरफ को। इन्हीं विंड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। इन्हीं को बच्चे हम यहाँ पर ट्रेड विंड्स बोलते हैं और इनकी स्पीड कितनी होती है, 1600 किलोमीटर पर आवर। और इनको ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं, पुराने टाइम के अंदर जितने भी व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो इन विंड्स की डायरेक्शन का ध्यान रख के बच्चे अपनी सेल यानी कि अपनी जो नाव है बच्चे वो समुद्र में उतारते थे, यानी कि इससे उनको हेल्प मिलती थी आपके पास अक्रॉस द ग्लोब जाने के अंदर। तो इसके अंदर भी कन्वेक्शन का ही रोल है। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है, आपने सुना होगा सी ब्रीज, सुना बच्चे कभी आपने, क्या हमारे पास सी ब्रीज होती है या फिर बच्चे हमारे पास लैंड ब्रीज होती है, सुना कभी आपने बच्चे? तो लैंड ब्रीज या फिर सी ब्रीज, ये बच्चा हमारे पास अगेन कन्वेक्शन की वजह से दिन के टाइम के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो आपका लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, सी देर से गर्म होता है। तो दिन के अंदर बच्चा हमारे पास जो हवा है वो सी से लैंड की तरफ को चलती है। रात को बच्चे समुंदर अभी भी गर्म होता है क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, वो देर से ठंडा होगा। और जो हमारा
आपके पास लैंड है वो ठंडा हो चुका है, तो हमारे पास इस वक्त जो हवा है बच्चे वो कहां से कहां पर चलेगी, रात के वक्त फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स दी सी। और इस केस के अंदर बच्चे हम बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लैंड ब्रीज चलती है या फिर सी ब्रीज। ये देखिए ये हमारे पास लैंड है और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर वाटर है। दिन की ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दिन की ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है बताओ शाबाश, ये पानी देर से गर्म होगा, लैंड गर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हवा जो है गर्म होके ऊपर की तरफ को उठ जाएगी और बच्चे यहाँ से आपके पास इस तरफ को आपके पास एक ब्रीज चलती है। और रात के टाइम पे आपके पास क्या हो जाएगा, रात के टाइम के अंदर हमारे पास सी अभी भी आपके पास गर्म है, जो सी है बच्चा हमारे पास वो अभी भी गर्म है। अब ये रात का टाइम है हमारे पास, इस तरीके से आपके पास ऐसे यहां से हवा गर्म होके ऊपर की तरफ को उठ जाती है। ये बच्चा हवा ऊपर की तरफ को उठ जाती है और हमारे पास यहां से हवा लैंड से सी की तरफ को जाती है। सो इट इज द केस ऑफ द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। क्या ये हमको स्कूल लेवल पे पूछा जाएगा? नहीं यार, ज्यादा नहीं, बस एक चीज का याद रखना, अगर टीचर कभी आपको बोलता है वो मोड ऑफ हीट कंडक्शन जिसके अंदर से हमारे पास हीट ट्रांसफर नॉट कंडक्शन, जहां पर ग्रेविटी का रोल होता है, तो वो कन्वेक्शन है। इसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस नहीं करना। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बच्चे, अब हम आज यहां पर समझने की कोशिश करते हैं बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडिएशन। देखिए हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, बहुत लंबी चौड़ी रेंज है बच्चे इसकी। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक रेंज विजिबल रेंज की कैटेगरी में आती है, जिसकी वजह से मैं आप आसपास की दुनिया देख पाता हूँ। इसमें रेडियो वेव्स भी आती है, गामा रेज भी आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं और एक और तरह की रेज आती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, इंफ्रा रेड आपके पास रेडिएशन। इनको बच्चे हम इंफ्रारेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ काफी लंबी होती है। इसकी वेवलेंथ हमारे पास काफी लंबी होती है बच्चा हमारे पास, और यह हमारे पास ये हम यहां पर बोल देते हैं लॉन्गर साइड, या हमारे पास लॉन्गर साइड ऑफ द वेवलेंथ की तरफ होती है, लॉन्गर साइड ऑफ द वेवलेंथ पे होती है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या करती है, ये बच्चे हमारे पास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग, फॉर द आपके पास हीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, या फिर बच्चा आपके पास फॉर द हीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर द हीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है। आप इसको हीटिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं। हमारे पास पहली चीज बच्चे, ये हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये रेडिएशन ट्रेवल करती है। नंबर 2 बच्चे, यहां पर इसको चलने के लिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट चाहिए बच्चे, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम चाहिए। आपको ये जानकर बच्चे, आपको ये पता ही होगा, ये जानकर हैरानी की बात ही नहीं है बच्चे कि सन और अर्थ के बीच में रियली में कोई मीडियम नहीं है, और यहां से हीट जो होती है वो हमारे तक पहुंच जाती है ड्यू टू द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है बच्चे, क्या ये कास्ट करती है शेडो? यस, ये बच्चा हमारे पास कास्ट कर जाती है शेडो, ये शेडो कास्ट करती है बिल्कुल। आप बच्चे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे अगर आपके घर में कहीं पर बच्चा आपके पास प्रेस लगी हो, उस प्रेस के आगे अगर कोई भी पर्सन खड़ा हो जाता है, तो क्या उसको प्रेस में से आपके पास हीट निकलती हुई ऑब्जर्व होती है? बिल्कुल। और अगर आप इसको बैकग्राउंड के अंदर देखें तो आपको नजर आएगा कि इस प्रेस में से कोई चीज आपके पास क्या कर रही है, आप तक ट्रेवल कर रही है, आपको उसकी शेडो नजर आएगी। जैसे सर्दियों के अंदर अगर आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, तो बच्चे जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो आप देखिएगा जमीन पे कई बार आपको ऑब्जर्व होगा कि कपड़ों में से कोई चीज है जो बाहर की तरफ को निकल रही है। यानी कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट
जो है शेडो कास्ट करता है, यानी कि ये रेडिएशन अपनी शेडो बनाती है बच्चे, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं देख पाओगे। दूसरी चीज बच्चा हमारे पास, क्या ये रिफ्लेक्ट हो सकती है? बिल्कुल बच्चे हमारे पास ये रिफ्लेक्ट हो सकती है। जी पार्थ बोलो बच्चे, क्या ये रिफ्लेक्ट हो सकती है? बिल्कुल रिफ्लेक्ट, बोलो सर बोलो नो बच्चे, रिक्वायर ऑफ मीडियम मतलब? बोलो बच्चे। सर नो रिक्वायर ऑफ मीडियम हाँ, मतलब? हमारे पास यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम का एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ये हमारे पास अर्थ है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सन। अर्थ और सन के बीच में क्या चीज है बताओ, शाबाश। अर्थ और सन के बीच में क्या मीडियम है बताओ, कोई मीडियम है या नहीं बताओ? नो। नो मीडियम। लेकिन फिर भी यहां से हमारे पास रेडिएशन या हीट हमारे तक पहुंच जाती है, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब इंफ्रारेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बगैर किसी मीडियम के सन से अर्थ तक पहुंच गई, यानी कि इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं। नहीं है। ये शेडो भी कास्ट करता है, ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, टकराकर वापस भी आ जाती है। कैसे? आप जब कार का ब्लोअर चलाते हो सर्दियों के अंदर, मान लो कि आप शीशे पे, एक उसमें फंक्शन होता है ना कि आप शीशे की तरफ यस सर। फेंकते हो, तो कई बार आप ऑब्जर्व करते हो आपके चेहरे के ऊपर वो रेडिएशन लग रही है, वो सामने वाले शीशे से टकराकर आपके मुंह पे आती है। क्या ये रिफ्रैक्शन कर सकता है? बिल्कुल ये रिफ्रैक्शन कर सकता है। क्या ये पोलराइज हो सकता है? बिल्कुल ये पोलराइजेशन भी कर सकता है। क्या ये इंटरफेरेंस कर सकता है? और क्या ये आपके पास डाइफ्रैक्शन कर सकता है? जी बिल्कुल, ये सब कुछ कर सकता है। ये इंटरफेरेंस भी कर सकता है और ये डाइफ्रैक्शन भी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास ये पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन, ये सबका सब हम +2 क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनकी पोलराइजेशन का क्या मतलब है, उनकी इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, और उनकी डाइफ्रैक्शन का क्या मतलब है। पोलराइजेशन मैं आपको ब्रीफ के अंदर बता देता हूं। पोलराइजेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी को कम कर देना। जैसे हम सन ग्लासेस पहनते हैं, तो आपने सुना होगा कि सन ग्लासेस जो होते हैं, उसके जो ग्लासेस हैं वो पोलराइड ग्लासेस हैं, आपने सुना होगा रे बैन के चश्मे, वो हमारे पास पोलराइज्ड ग्लासेस हैं, वो पोलराइजेशन की फिनोमिना करते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल, जहां पर दो चीजें मिलकर एक तीसरी चीज को जनरेट करती है। इंटरफेरेंस मतलब मिक्स हो जाना, और डायफ्रैक्शन का मतलब हो जाता है बेंड हो जाना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारी जो साउंड वेव्स है वो डायफ्रैक्ट करती है, कैसे पता? हमारी जो साउंड वेव्स है, अगर हमारे साथ वाले कमरे में कोई पर्सन बात कर रहा है तो वो आवाज हमें सुनाई दे जाती है, वो बेंड होकर, वो ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है, तो उसको हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो इंफ्रारेड है, ये भी डायफ्रैक्ट कर सकती है, यानी कि ऑब्स्टेकल से टकरा कर रुकेगी नहीं, ये आपके पास उसके अलोंग मूव करते करते आप तक पहुंच जाएगी। सर लेकिन इसको डिटेल में हम +2 में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने अभी साउंड वेव्स की एग्जांपल दी, लेकिन सर अगर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी तो उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी ना सर? देखो बच्चे, अगर आप सर यहाँ फॉर पर एग्जांपल अगर देखो देखो मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। यहाँ पर हम इंटेंसिटी या बच्चे एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर पाएंगे, मेरी बात समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक ही +2 का है। हमारे पास सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी कि डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये एक ऐसी फिनोमिना है बच्चे, जो अगेन आपके दिमाग को एक अलग लेवल पे लेके चली जाती है। और मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये फिनोमिना आप पढ़ते हो, आपको लगता है यार वाह, मतलब कि ये है, हमारा दुनिया इस तरीके से काम करती है, ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अगर मैं तुझे एक सिंपल सी बात बोलूं, लाइट प्लस लाइट, लाइट में तू लाइट को ऐड करेगा तो तू क्या एक्सपेक्ट करेगा? सर लाइट ही लाइट एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन इंटरफेरेंस के अंदर, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया, और ये बच्चा हमारे पास होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस, यानी साउंड प्लस साउंड इज इक्वल टू साइलेंस। ये हो सकता है, बिल्कुल होता है। और इसके अंदर आपको सेटअप लगाकर ये बताते, देखो हम, अब आप ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं पाऊंगा,
ठीक है। क्यों नहीं जा पाऊंगा बच्चा हमारे पास, क्योंकि इसके लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे, डाइफ्रैक्शन क्या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल हाँ यार, क्यों नहीं पड़ता है, लेकिन वो डिटेल में बच्चे मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। और बच्चे अगर मैं तुझे एक बात बोलूं कि यहां से एक आपके पास टॉर्च जली हुई है, लाइट की आपके पास यहाँ पर एक टॉर्च जली हुई है ऐसे करके, और इसके आगे मैंने ऑब्स्टेकल को प्लेस कर दिया। ऑब्स्टेकल जो लाइट के पाथ को जो है रोकने की कोशिश करेगा। अगर यहां से आपके पास लाइट आपके पास जा रही है और मैं सामने की तरफ को स्क्रीन रख देता हूं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इस रीजन के अंदर लाइट पहुंचेगी या शैडो बनेगी? बताओ शाबाश, क्या लगता है? इस शैडो बनेगी फिर। लेकिन बच्चे अगर आप लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हो, यहां से लाइट बच्चे ऑब्स्ट्रक्शन के कॉर्नर के अराउंड बेंड करके घूमकर वहां पहुंच जाएगी जहां पर आप डार्कनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये बच्चे हमारे पास फिनोमिना लेट 18th सेंचुरी के अंदर बच्चे डेवलप की गई थी, इसको डिस्कवर किया गया था, और इसके ऊपर जब काम करना शुरू हुआ तो लोगों ने सबसे पहले इसको रजिस्ट किया था कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों का यकीन इस पे बनता गया, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट डेवलप होते गए ये पता लगा यस लाइट प्लस लाइट कैन बी इक्वल टू डार्कनेस, एंड जहां पर आप डार्कनेस एक्सपेक्ट करते हो वहां पर लाइट आ जाए। अब मैं इससे ज्यादा डिटेल के अंदर आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, ना आपको कोई पूछेगा +2 से पहले, ना ही बच्चा आपको यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसके ऊपर बच्चे अब हमको डिस्कशन थोड़ी सी खत्म करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ अब इसकी जो डिटेल्स है, रीजन मुझे पता है कि ऐसा क्यों होता है, और आपको भी जब पता लगेगा यू विल बी अच्छा सर इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है। और ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इतनी खतरनाक चीजें, याद रखना बच्चे, कि इवन बड़ी से बड़ी बुक्स क्या बोलती है कि यार हम इन डायफ्रैक्शन के फिनोमिना की मैथमेटिक्स बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। खैर आगे चलते। सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये रेडिएशन है, और रेडिएशन से बच्चा हम बोलते हैं कि हमें हीट रिसीव होती है, मतलब कि रेडिएशन से हमें हीट रिसीव होती है। आपकी मम्मी मान लिया जाए खाना बना रही है, तो तवे के ऊपर अगर आप अपने हाथ को रखे तो आपको सेक लगता है, बोलते हैं ना कि तवे का सेक आ रहा है। वो जो सेक आता है बच्चे, जिसको पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं, वो बच्चा हमारे पास बेसिकली थर्मल रेडिएशन है। तो हमारे पास यहाँ पर ये थर्मल रेडिएशन हमारे आसपास है, ये हमारे आसपास मौजूद रहती है। और हमारे पास सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर कैसे होता है, इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर क्या है, तो इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर कैसे होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी प्रेजेंट है, और इस बॉडी के ऊपर यहाँ से मेरे पास हीट रेडिएशन आपके पास क्या हुई, इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, Q, और Q आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, दिस इज द हीट एनर्जी इंसिडेंट, हीट एनर्जी इंसिडेंट, हीट एनर्जी इंसिडेंट। और हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को देखते ही बच्चा आपके पास क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, हाँ या ना बच्चे। ये हमारे पास इंसिडेंट है, तो ये बच्चा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपने ये सुना होगा बच्चा हमारे पास कि घर का पेंट किसी स्पेशल कलर का करवा के आपके घर को ठंडा रखा जा सकता है। जो हमारे सर्दियों के कपड़े होते हैं वो वाइब्रेंट होते हैं या थोड़े से डल होते हैं, क्या लगता है बच्चे? और जो बच्चे हमारे पास हमारे गर्मियों के कपड़े होते हैं वो बच्चे हमारे पास डल होते हैं, या थोड़े से बच्चे हमारे पास हमारे पास वो ब्राइट से होते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो हमारे पास यहाँ पर लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, हम जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम क्यू आर से डिनोट हो जाते हैं। कुछ लाइट आपके पास एब्जॉर्ब, मेरे मुंह से लाइट निकल रहा है बच्चे, लेकिन आप इसको रेडिएशन बच्चे हम बोलेंगे,
हमारे पास कुछ जो रेडिएशन है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रेडिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, शाबाश, वो ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर जो हीट रेडिएशन इंसिडेंट थी वो 3 हिस्सों में बढ़ गई। कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रेडिएशन हमारे पास क्या होगी, ट्रांसमिट होगी बच्चे। अगर मैं दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूं बाई क्यू, डिवाइड बोथ साइड्स बाई क्यू, डिवाइड बोथ साइड्स बाई क्यू, दोनों साइड्स को क्यू से डिवाइड कर दो, बताओ क्या चीज आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू प्लस ऑफ क्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन क्यू प्लस ऑफ क्यू आपके पास ट्रांसमिटेड अपॉन क्यू। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये इंसिडेंट है, ये एब्जॉर्ब पार्ट है, ये बच्चा हमारे पास इंसिडेंट है, ये ट्रांसमिटेड पार्ट है। और फिर बच्चे हम यहाँ पर 3 चीजें बताते हैं, 3 चीजें। पहला बच्चा हमारे पास आ गई रिफ्लेक्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये बच्चे एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। दूसरा जिसको बच्चे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, और एब्जॉर्प्टेंस को हम ए से डिनोट करते हैं क्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन क्यू इंसिडेंट। और तीसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसमिटेंस, तीसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसमिटेंस, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, और क्यू ट्रांसमिटेड अपॉन क्यू आपके पास यहाँ पर एब्जॉर्ब आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास देयरफॉर 1 आपके पास किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास ट्रांसमिटेंस। इन तीनों का सम हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये हो गया नंबर 1 बच्चे, मान लिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांसमिटेंस 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट तो रेडिएशन तो गिरी लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने बच्चे ट्रांसमिट कुछ नहीं किया, यानी कि हमारे पास 1 इज इक्वल टू आर प्लस ऑफ आपके पास ए आ गया। तो इससे क्या चीज पता लगी, इससे बच्चा हमको ये बात पता लगी कि हमारे पास अगर आप रिफ्लेक्टेंस को बढ़ा दोगे तो एब्जॉर्प्टेंस कम हो जाएगी, और बच्चा हमारे पास अगर आप रिफ्लेक्टेंस को कम कर जाओगे तो एब्जॉर्प्टेंस बढ़ जाएगी। तो इससे हमें इस बारे में पता लगता है, इससे बच्चे हमको इस बारे में पता लगता है कि जो चीज हमारे पास यहाँ पर पुअर रिफ्लेक्टर है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है, और जो हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टर है वो हमारे पास क्या बच्चे, पुअर एब्जॉर्बर है। मेरी बात को समझ पाए मेरी बात को आप समझ पाए, यानी कि इन दोनों में से हमारे पास अगर आप एक चीज को बढ़ाना शुरू करोगे तो दूसरी चीज के ऊपर अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, असर आएगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस को 0 कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू आपके पास ट्रांसमिटेंस प्लस ऑफ एब्जॉर्प्टेंस आ जाएगा। और तीसरी चीज अगर हम यहाँ पर एब्जॉर्प्टेंस को 0 कर दे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बता दो, 1 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेंस प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसमिटेंस। ये 3 चीजें हमारे पास यहाँ पर पहुंच जाएंगी। क्या इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नहीं, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके पास नहीं है। हाँ पार्थ बोलो बच्चे। सर इन तीनों केस में सेम ही होगा अगर, हाँ मतलब कि एक चीज बढ़ेगी आपके पास तो दूसरी चीज अपने आप आपके लिए कम हो जाएगी, अगर एक चीज को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरे पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ करमनजीत बोलो बेटा। सर अगर हम पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्टेंस बढ़ेगी क्या? देखो ये तो बच्चा हमारे पास बिल्कुल, अगर आप किसी चीज को पॉलिश करते हो बच्चे तो रिफ्लेक्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेंस इस बात पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस क्या है बच्चे, आपके पास मटेरियल कैसा यूज कर रहे हो ये भी है, तीसरा सराउंडिंग कैसे। अगर मान लिया जाए काके तेरी सराउंडिंग ही बहुत बुरी है
आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हो लेकिन आपकी सराउंडिंग आपको एब्जॉर्ब ही नहीं करना चाहती, तो फिर बच्चे आपकी रिफ्लेक्टेंस अल्टीमेटली डाउन की तरफ जाती है। तो ये तीन चीजों पे फर्क पड़ता है बच्चे, नेचर ऑफ दिस सरफेस, वो सरफेस कैसी है बच्चे, दूसरा बच्चे सराउंडिंग्स कैसी हैं, और मटेरियल कैसा है। तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल तुमने सही कहा, ये तीनों पे फर्क पड़ता है। ठीक है, चले आगे की तरफ। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आता है, इट इज नोन एज टू बी दी, इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज टू बी दी न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चा हमारे पास एक सिंपल से फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, the rate of cooling, the rate of the cooling, the rate of the cooling of an object, the rate of cooling of an object यानी कि माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी, जहां पर माइनस साइन क्या बता रहा है, आप में से हीट का लॉस हो रहा है बच्चे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बच्चा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी with the surrounding, with the surrounding, with the surrounding, यानी कि सराउंडिंग के साथ उस बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास क्या है। यहां पर बच्चा हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास कम होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग किसी बॉडी की टाइम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है, कम होती जाती है। सोच के देखो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चे हमारे पास जिसका टेम्परेचर मेरे पास T है, इसके आसपास यहाँ पर एक सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर TS के बराबर है, तो हमारे पास यहां से हीट बाहर की तरफ को जाएगी, ये हीट हमारे पास यहां से बाहर की तरफ को जाएगी, तो अंदर वाली बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा कि रेज करेगा, तो आंसर है जी सर फॉल करेगा। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर T फॉल करेगा तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त उसमें से और हीट को निकालना और उसको कूल करना मेरे लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का सराउंडिंग के साथ कम होने लग जाएगा कि ज्यादा होने लग जाएगा, कम कम और कम, तो उसमें से रेट ऑफ कूलिंग उसकी आपके पास क्या होती जाएगी, वो हमारे पास और कम होती जाएगी, यानी कि बॉडी में से हीट को निकालना बहुत मुश्किल होता जाएगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर आपके पास कोई बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस की तरफ कूल हो रही है, मान लो 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर, तो ये बॉडी 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस की तरफ अब कूल होगी बच्चे आपके पास वो टाइम के ऊपर विच विल बी ग्रेटर देन 10 मिनट्स। हालांकि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में कितने का है, 10 का ही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी में से हीट निकलती जाएगी उसको और कूल करना उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें से हीट निकालना और मुश्किल होता जाएगा। ऐसा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें कहता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास, या फिर इट इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर नीचे गिर रहा है, तो इसमें से हीट का लॉस हो रहा है। हमारे पास अब हम इस Q को और कैसे लिख सकते हैं बताओ, तो हमारे पास क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर नीचे गिर रहा है
तो इसको मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इनटू हमारे पास यहां पर टेम्परेचर आपके पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू कूलिंग कांस्टेंट मेरे पास आ गया C इंटू T माइनस ऑफ TS, जहां पर M मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, मास ऑफ द बॉडी, जहां पर M मेरे पास मास ऑफ द बॉडी, S मेरे पास यहां पर स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, इट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, C यहां पर मेरे पास एक कूलिंग कांस्टेंट है, C मेरे पास यहां पर एक कूलिंग कांस्टेंट है, TS मेरे पास यहां पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये मेरे पास टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है, और यहां पर कैपिटल T क्या है बच्चे, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आ जाता है, और C क्या है, कूलिंग कांस्टेंट। जी बोलो बच्चे। सर अगर हम इनको डिफाइन कर रहे हैं तो एट अ पर्टिकुलर टाइम ही डिफाइन करेंगे ना, क्योंकि चेंज होता ये रहेगा पर्टिकुलर time टाइम के ऊपर है, क्योंकि देखो मास तो चेंज होगा नहीं, स्पेसिफिक हीट भी चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी चेंज नहीं होगा, द ओनली वेरिएबल्स आर द टू थिंग्स, एक कैपिटल T है और दूसरा टाइम स्मॉल t है, सिर्फ ये दो चीजें। ये बच्चा हमारे पास उस टाइम पे है जब आपके पास इसका टेम्परेचर T से बच्चा हमारे पास T माइनस ऑफ dt हो रहा है, और ये बच्चा हमारे पास टाइम T के ऊपर टेम्परेचर था, और ये हमारे पास टेम्परेचर कहां पर था, स्मॉल dt टाइम इंटरवल पे, यानी कि नीचे वाला जो आपके पास टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर कौन से टाइम पे आ गया, T प्लस ऑफ dt पे, मतलब बहुत स्मॉल वेरिएशन पे आप देख रहे हो कि हमारे टेम्परेचर पे क्या चेंज है, बहुत स्मॉल वेरिएशन पे। अगर मैं चीजों को रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dt अपॉन T माइनस ऑफ TS इज इक्वल टू C अपॉन MS इंटू dt। यहां पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स को, अगर किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होती है तो उसका हमारे पास क्या बन जाता है, लॉग बन जाता है, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन T माइनस ऑफ TS इज इक्वल टू C अपॉन MS एंड T माइनस ऑफ TS। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है आपके पास, log टू द बेस ऑफ e ऑफ आपके पास यहां पर x। इसी लॉजिक से हमारे पास हम यहां पर अगर देखते हैं, दिस विल बिकम log टू द बेस ऑफ e T माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और हमारे पास ये नेगेटिव साइन यहां पर चला जाएगा, एक मिनट ये मुझसे गलती होगी, यहाँ पे dt आएगा, टाइम अब वहां पर गलती आ गई, टाइम आएगा, कई बार गलती हो जाती है। सो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये नेगेटिव साइन यहां चला जाएगा, माइनस ऑफ C अपॉन MS, और ये बच्चा हमारे पास T प्लस मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाई नॉट, ये हमारे पास फाई किसके बराबर है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब बच्चे हमारे पास इसका पहला ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास इसका पहला ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखें। सो log टू द बेस ऑफ e इंटू T माइनस ऑफ TS, और यहां पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास ये y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c, तो इसका ग्राफ आपके पास ऐसे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx माइनस mx प्लस ऑफ c। हमारे पास यहां से इस ग्राफ की जो स्लोप है वो बताओ किसके बराबर है, इसकी जो स्लोप है बच्चे वो c अपॉन m इंटू s के बराबर है, यानी कि इस ग्राफ की जो भी हमारे पास यहाँ पर स्लोप बनेगी, मान लो कि एंगल मेरे पास बीटा बन गया, सो c अपॉन ms आपके पास किसके बराबर बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा के बराबर।
ये बच्चा हमारे पास टेंजेंट ऑफ बीटा के बराबर। अच्छा, इससे बच्चे हमको क्या चीज पता लगती है कि हमारे पास यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चा हमारे पास मास है, यानी मास जितना बड़ा होगा आपकी स्लोप आपके पास उतनी ही ज्यादा बच्चा आपके पास क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और वो बॉडी हमारे पास उतनी ही जल्दी क्या होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी। तो ये पॉइंट्स है बच्चा हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास स्लोप के ऊपर चेंज आएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मास अगर बड़ा होगा बच्चे तो बॉडी आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास देर के अंदर ठंडी हो जाएगी। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मैं फिर से आपको बता देता हूं। अगर टीचर कल को आपको यहां पर एक क्वेश्चन देता है, स्कूल लेवल पे एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि log टू द बेस ऑफ ए टी माइनस ऑफ टी नॉट, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मैं दोबारा से इसके अंदर से आपको बता देता हूं, ये हमारे पास दो बॉडीज के लिए आपके पास कूलिंग कर्व है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। ये हमारे पास बॉडी 1 के लिए और ये बॉडी 2 के लिए। अब टीचर हमको यहां पर ये बोल देता है बच्चे किस बॉडी का मास ज्यादा है, सिर्फ ये बताना है कि किस बॉडी का मास ज्यादा है। तो याद रखना, मास ऑफ द सेकंड बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बच्चा हमारे पास फर्स्ट बॉडी। दिमाग लग रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास इस कूलिंग कर्व का स्लोप आपके पास छोटा है और इसका स्लोप आपके पास बड़ा है। अगर ये एंगल मेरे पास θ1 है और ये एंगल मेरे पास θ2 है, तो θ2 छोटा है। जितना छोटा एंगल होगा मास बच्चे हमारे पास उतना बड़ा होगा। लेकिन एक और बात है बच्चे, यहां पर मैं एक बात बताना यहां पर और मेंशन करूंगा, दोनों बॉडीज की स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है, सेम है। दोनों बॉडीज की स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है बच्चे, यहाँ पर सेम है। दोनों बॉडीज की स्पेसिफिक हीट आपके पास यहाँ पर क्या सेम है, क्योंकि दोनों के लिए इस S का भी सेम होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें चेंज आएगा फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है कॉपर का, एक मेरे पास यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है कॉपर का, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन एक हॉलो है और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास सॉलिड है, दोनों का रेडियस सेम है। अगर दोनों को सेम टेम्परेचर पे रेस करके अलाउ किया जाए कूल करने के लिए, तो सबसे पहले कूल कौन होगा, सॉलिड वाला कि हॉलो वाला? तो आंसर इज हॉलो वाला, क्योंकि हॉलो होने की वजह से और रेडियस सेम है, तो दोनों में से मास किसमें ज्यादा यूज हो रखा है, हॉलो में ज्यादा मास यूज हो रखा होगा कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर सॉलिड के अंदर ज्यादा यूज हो। तो सॉलिड का मास अगर आपके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लेगी बच्चे कूल होने के लिए, और हॉलो वाली जल्दी कूल हो जाएगी। लेकिन बेटा दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होगा तो ये हम काम कर पाएंगे। इस पॉइंट को दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास चलता फिरता क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी बच्चा आया और ये क्वेश्चन करके निकल जाएगा। ये बच्चे ने जिसने डिटेल में देखा होगा वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, क्या बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से बताना। क्वेश्चन ये वाला कि दूसरे वाला? ये तो एक क्वेश्चन ये वाला, इसके अंदर बच्चा हमारे पास सेम स्पेसिफिक हीट के दो मटेरियल है जिनका इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास सेम था और इनको अलाउ कर दिया गया कूलिंग होने के लिए, और ये ग्राफ बनाया गया बिटवीन log टू द बेस ऑफ ई टी माइनस टी नॉट, जहां पर टी नॉट एनवायरमेंट का टेम्परेचर है और ये स्मॉल टी हमारे पास टाइम है। इन दोनों मटेरियल के कर्व से बच्चा आपको ये देख के बताना है इसमें से किस बॉडी का मास ज्यादा और किसका कम है। अब आई बात समझ में, क्या आपको ये कर्व, ये कूलिंग कर्व्स हो जाते हैं, इस कूलिंग कर्व को देख के आपने बताना है कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास बच्चे आपके पास कम है। तो बच्चे जो ज्यादा टाइम ले रही है तो उसका आपके पास स्लोप क्या होता जाएगा, ये देखो स्लोप छोटा होता जाएगा ना, एंगल लाइन आपके पास छोटा एंगल बना रही है, तो स्लोप छोटा होगा तो मास बड़ा हो जाएगा। स्लोप आपके पास छोटा है, θ2 इज लेस देन θ1, और इस वजह से बच्चा हमारे पास इसको कूल होने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मास ज्यादा है और 1 वाले का मास कम है। आगे बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ में, बोलो सर। वो अगर मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो फिर क्या होगा? किसका किसके साथ? सर कैपिटल टी और स्मॉल टी का। कैपिटल टी और स्मॉल टी का इसके अंदर से बच्चे, इसका
यस सर। देखो बच्चे, अभी तक तो बच्चे हमारे पास ये हमने कहीं पर देखा नहीं है। हाँ, अगर आप कैपिटल टी और स्मॉल टी का ग्राफ बनाना चाहते हो, उसके लिए मेरे पास एक तरीका है, और वो तरीका है बच्चे, आप इस इक्वेशन का दोनों साइड से एंटी लॉग ले लीजिए। चलो एंटी लॉग ले लेते हैं। सो अगर हम एंटी लॉग ले लेते हैं, इफ वी टेक द एंटी लॉग ऑफ इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 का अगर मैं एंटी लॉग ले लेता हूं, तो बताओ आपके पास क्या चीज आ जाएगी, बताओ शाबाश। मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड ए की पावर माइनस सी अपॉन एम एस इंटू टी प्लस ऑफ मेरे पास 5, और टी इज इक्वल टू टी एस एंड प्लस ऑफ ए की पावर माइनस सी अपॉन एम एस टी प्लस ऑफ हमारे पास यहाँ पर 5। ये बच्चा हमारे पास है यहाँ पर, ये बच्चा हमारे पास इसका इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आपके पास डेवलप हो जाती है। मेरी बात को समझ गया? यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आपके पास क्या हो जाती है बच्चे, डेवलप हो जाती है। और हमारे पास अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, कितना बच्चे, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ये रही बच्चे, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आपके पास ये रही, तो इन दोनों के बीच का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे बन जाएगा। मेरी बात समझ गई? यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपके पास ई की पावर का बन जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। मैं ऐसे बना सकता हूँ बच्चे, मैं इसका ग्राफ एक ही टर्म में बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर सर वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए देखो, नहीं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसके अंदर से हम सिर्फ 2 चीजों को ही वेरिएबल मान के चलते हैं, एक टाइम और दूसरा टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बाकी सबको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से इसको डिवाइस किया गया। तो हम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को आइडियल एनवायरनमेंट मानते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जिसका इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, यानी आप उसको जो मर्जी हीट दे दो उसका टेम्परेचर रेस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्स बन जाता है। सराउंडिंग मतलब यूनिवर्स, आप इसको जितनी मर्जी हीट दे दो, इसकी हीट लेने से बच्चे इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं आता, आइडियल केस। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा हमारे पास हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें से कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जो 2 फॉर्मूले बच्चे मैंने आपको बताया, इसमें से कोई फॉर्मूला यूज नहीं होना। तो सर फिर क्या होगा, मैं बताता हूँ। हमारे पास अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो न्यूमेरिकल बच्चा हमारे पास कैसे होगा, ध्यान से समझना। हमारे पास यहां पर इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ध्यान से समझना। टेम्परेचर इनिशियल जो कि ज्यादा होगा बॉडी का, टेम्परेचर फाइनल जो कि कम हो जाएगा, तभी इसको बाद में लिखा, डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब टाइम आपको अगर मिनट में या सेकंड में टीचर देता है, उसकी यूनिट्स नहीं कन्वर्ट कर देनी, उसको डायरेक्ट एज इट इज लिख लेना। इज इक्वल टू कूलिंग कांस्टेंट सी ब्रैकेट, यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल, यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियल प्लस टेम्परेचर फाइनल डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ये बच्चा हमारे पास न्यूमेरिकल्स करने का तरीका होगा। अगर टीचर इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लॉग वाला या दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। पर क्वेश्चन आएगा कैसे, मैं समझाता हूँ। इफ अ बॉडी, अगर हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी क्या करती है, कूल्स, अगर एक बॉडी कूल कर जाती है, कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस तो आपके पास यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स, ये 10 मिनट के अंदर बच्चा हमारे पास कूल हो जाती है। फाइंड द टाइम taken by the body, find the time taken by the body to cool from, ताकि बच्चे ये कूल हो जाए, to cool from 80 डिग्री सेल्सियस to 60 डिग्री सेल्सियस, the temperature of the surrounding is at 20 डिग्री सेल्सियस। जी पार्थ बोलो बच्चे। यहाँ पर सी क्या है?
सी बच्चे कूलिंग कांस्टेंट है। सी बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, आपके पास यहाँ पर कूलिंग कांस्टेंट है, ये देख बच्चे, ठीक है बेटा, सर ठीक है सर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कूलिंग कांस्टेंट है। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखो आपके पास कैसा आएगा, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, बॉडी का टेम्परेचर 100 से 80 जा रहा है 10 मिनट्स में, तो 100 माइनस ऑफ 80 अपॉन 10, इसको सेकेंड्स में नहीं कन्वर्ट करना, इनटू सी इनटू टेम्परेचर 100 प्लस ऑफ 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। मेरे पास यहां पर दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जहां पर बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा है आपके पास 80 to 60 जा रहा है, तो 80 माइनस 60 अपॉन आपके पास 10 इज इक्वल टू कूलिंग कांस्टेंट इनटू, अब आपके पास यहाँ सर पर 10 क्या थोड़ी आएगा, स्मॉल टी आएगा ना। स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, ये बच्चे सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, स्मॉल टी यहाँ पर हमारे पास स्मॉल टी आएगा क्योंकि ये अननोन है, आई एम सॉरी फॉर दैट। 80 प्लस ऑफ 60 अपॉन 2 माइनस ऑफ 20, ये दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन से मुझे क्या पता लगा 20 अपॉन 10, तो 2 इज इक्वल टू सी, तो 180 बाई 2 90, 90 माइनस आपके पास 20, तो आपके पास 70, तो हमारे पास यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 70 सी, ये मेरे पास आ गया। और सेकंड इक्वेशन से बताओ मेरे पास क्या बनेगी बात बच्चे, बताओ शाबाश, तो दिस इज 20 टी इज इक्वल टू सी, तो मेरे पास 80 प्लस 60 तो 140, 140 बाई 2 70, 70 माइनस 20, तो आपके पास कितना आ जाएगा 50, यह हमारे पास यहां पर कैंसल हो जाएगा। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन से बताओ क्या चीज आ गई, मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई 2 इज इक्वल टू सी इनटू आपके पास यहां पर कितने के बराबर है 70, और दूसरा 2t इज इक्वल टू C5, 2t इज इक्वल टू C5, ये बच्चा हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई थर्ड, और फोर्थ इक्वेशन मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 5c। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा 2/2 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 70c अपॉन बच्चे 5c, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ टाइम की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी 70 अपॉन 5, तो 1, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके 2 आ जाएगा, तो आंसर इज 14 मिनट्स, तो 14 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बच्चे न्यूमेरिकल करने का तरीका है। जी पार्थ बोलो। सर हमने टाइम को सेकंड्स में नहीं करना। नहीं करना बच्चे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चे, जो चीज होती है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बेटा ये आपने नहीं करना। यहाँ पर अगर वो सेकंड्स में है तो आपने उसको वैसे रहने देना जब तक टीचर बोले नहीं तब तक बच्चे हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना बच्चे। वैसे भी दोनों तरफ के यूनिट्स बच्चे हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल कुंसल होके बच्चे वो मिनट्स में ही आंसर आएगा। जी करमनजीत बोलो बेटा। सर मैंने पूछा था जो कूलिंग कांस्टेंट होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। देखिए कूलिंग कांस्टेंट बच्चे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास जो कूलिंग का फैक्टर होता है बच्चे, सबसे पहले तो ये आप इस बात पे आप समझिए कि ये एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क करता है बच्चे, क्योंकि कूलिंग कांस्टेंट कहीं ना कहीं बच्चे इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप उसको अगर मान लिया जाए इस बॉडी को तुम एडियाबेटिक एनक्लोजर में डाल दो बेटा, मतलब कि एक इंसुलेटेड एनक्लोजर में डाल दो और फिर आप उसको कूल एनवायरनमेंट के अंदर रखो, तो फिर बताओ क्या होगा, क्या हीट का कोई लॉस होगा? तो आप बोलोगे सर हीट का कोई लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ मटेरियल बल्कि एनवायरनमेंट के साथ इसकी इंटरेक्शन। एक बॉडी का टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस करके उसको थर्मस फ्लास्क के अंदर डाल दो,
मतलब कि पानी को गर्म करके थर्मस फ्लास्क के अंदर डाल दो, तो वो जो आपके पास पानी गर्म हो चुका है, क्या वो अपनी हीट को रिलीज करेगा? तो आप बोलोगे सर अब ये रिलीज नहीं करेगा। तो ये एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच की इंटरेक्शन है, बॉडी का मटेरियल, बॉडी की स्टेट ऑफ कंडीशन, कि भाई वो हीट को रिलीज भी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से 2 से 4 फैक्टर हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है बेटा? यस। चलो, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये एक और बात कही जाती है बच्चे, which is known as to be the Stephen's law of thermal radiation. Stephen's law of thermal radiation आपको क्या बोलता है बच्चे? ध्यान से समझना। the energy released, जो हम बच्चे एनर्जी रिलीज, एनर्जी का मतलब थर्मल एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड थर्मल पर यूनिट एरिया per unit time by an object is directly proportional to। ये बच्चा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द fourth power of the absolute temperature of the body। fourth power of the absolute temperature, यानी केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर, absolute temperature of the body, absolute temperature of the body। ये बच्चा हमारे पास स्टीफन्स लॉ, यानी स्टीफन्स लॉ हमको ये बात समझाता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T केल्विन के बराबर है, यहाँ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, और हमारे पास इस बॉडी का कोई ना कोई एक एरिया भी होगा, तो हमारे पास इस बॉडी का आपके पास कोई ना कोई एक एरिया भी है। इस बॉडी का एरिया हमारे पास A के बराबर है आपके पास। तो ये बॉडी हमारे पास थर्मल एनर्जी जो एमिट करेगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ये इस बॉडी का जो टेम्परेचर है केल्विन के अंदर उसकी फोर्थ पावर के होगा। और ये बच्चे हमेशा केल्विन में लेना है, ये हमेशा आपने केल्विन में लेना है। और यहाँ पर एक है बच्चे एरिया ऑफ दिस बॉडी, यानी कि अगर आप बॉडी के एरिया को चेंज करोगे तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट टाइम उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू टी की पावर 4, जहां पर सिग्मा बच्चा हमारे पास स्टीफन्स कांस्टेंट है। और स्टीफन्स कांस्टेंट को याद रखना बहुत इजी है, इसकी वैल्यू को याद रखना बहुत इजी है। कैसे याद रखोगे? इसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास होती है 5, 6, 7, 8। तो 5.67 10 raised to power -8 5.67 10 raised to power -8। अब इसकी यूनिट्स आपके पास क्या है? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन की पावर 4। और बच्चा हमारे पास 1 जूल अपॉन सेकेंड किसके बराबर होता है? पावर। तो इसकी एक और यूनिट बच्चा वॉट में भी आ सकती है, यानी कि स्टीफन कांस्टेंट इज आल्सो 5.67 10 की पावर -8। तो बच्चे वॉट, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बच्चे मेरे पास टी टाइम के अंदर कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, इसको आप कैसे निकालोगे? तो ये आ जाएगा सिग्मा इनटू टेम्परेचर जो केल्विन में लेना है की पावर 4
इंटू एरिया इंटू टाइम। ये बच्चा हमारे पास पहली चीज है। यहां पर टीचर मुझे टाइम देगा कि बताओ 1 घंटे के अंदर इसने कितनी एनर्जी को रिलीज किया, तो ये टाइम वो वाला फैक्टर है। और ए बच्चा हमारे पास एरिया, आप एरिया को चेंज करोगे उससे भी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर। तो यानी कि थर्मल पावर को भी आप लिख सकते हो। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है बच्चे? पावर। तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टेम्परेचर की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहां पर ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको यहां पर एक बात मेंशन कर रहा हूं कि टेम्परेचर को आपने हमेशा केल्विन में लेना है। तो ये हमारे पास अब कौन सी पावर आ गई? दिस इज द थर्मल पावर। ये बच्चा हमारे पास थर्मल पावर है। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे? एनर्जी रिलीज। ये हमारे पास वो एनर्जी रिलीज है जो कि एक एरिया ए टी सेकेंड के अंदर या टी टाइम इंटरवल के अंदर रिलीज कर रहे हैं। इसके ऊपर बच्चा हमारे पास क्वेश्चन बहुत बहुत इजी आते हैं, बहुत बहुत इजी आते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। हमारे पास यहां पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट विल हैपन। यहां पर बच्चा हमारे पास बताना है व्हाट विल हैपन टू दी आपके पास है एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के साथ बच्चे कैसे होगा? इफ अगर बच्चा हमारे पास अगर हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड फ्रॉम, ये बच्चा हमारे पास हम चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज चेंज फ्रॉम 123 डिग्री सेल्सियस टू बच्चा हमारे पास 223 डिग्री सेल्सियस। आपको यहां पर ये चीज बतानी है। बताओ इसका आंसर आप कैसे दोगे? शाबाश बताओ इसका आंसर बच्चा हम कैसे देंगे? तो हमारे पास एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यह हमारे पास आ जाएगा सिग्मा। एक हमारे पास इसको हम इवन कर लेते हैं, तो 123 प्लस ऑफ 273 की पावर 4। और दूसरा बच्चा हमारे पास A2 अपॉन एरिया इंटू टी, तो सिग्मा इंटू 223 डिग्री प्लस ऑफ 273 की पावर आपके पास 4 आ जाएगी। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, जल्दी बोलो बच्चे। दोनों को आपस में डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगा? A1 अपॉन E2, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा? 123 प्लस 273, जल्दी बता दो ये कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे? 396। तो हमारे पास ये आ जाएगा 396। और नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? शाबाश बता दो। हमारे पास ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 6 और ये बच्चे 9 और हमारे पास 496 की पावर बच्चा हमारे पास 4। तो ये अब फर्दर आप सॉल्व करके इनके एनर्जी के रेशो निकाल सकते हो। आप ये बता सकते हो कि E2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 496 अपॉन 396 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय E1, और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज। आई बात बच्चे आपको समझ में? तो ये हमारे पास स्टीफन्स लॉ है, और स्टीफन्स लॉ के अंदर एरिया, टाइम और टेम्परेचर ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पावर को भी आपने दिमाग में रखना है। जे पार्थ बोलो बेटा। टेम्परेचर केल्विन में है ना? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना। टेम्परेचर को कभी भी आपने बच्चे डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, ये बात इसको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए। सो अभी आप इसको बच्चे रिवाइज करिए, इस चीज को आप रिवाइज करिए, और बाकी चीजें अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम देखते हैं बच्चे। ठीक है, इसको ध्यान से